नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। भारत की खबरों में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना का नया वेरिएंट क्यों है खतरनाक? केंद्र ने किसानों की कौन सी मांग की स्वीकार? नवाब मलिक ने क्यों कहा उन्हें फंसाने की जा रही है कोशिश? दिल्ली के बड़े अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं क्यों है ठप? इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, मगर उससे पहले आइए देख लेते हैं सुर्खियां। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को WHO ने दिया नाम, ओमिक्रॉन के रूप में मिली पहचान। केंद्र ने किसानों की एक और मांग मानी, पराली जलाना अब दंडनीय अपराध नहीं। नवाब मलिक का दावा, अनिल देशमुख की तरह मुझे भी फंसाना चाहते हैं कुछ लोग, गृह मंत्री से करूंगा शिकायत। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों की एसोसिएशन हड़ताल पर, ओपीडी की सेवाएं ठप। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गोंडा में एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास, विपक्ष पर जमकर बोला हमला। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती। पटना में डीजीपी ने पुलिस वालों को दिलाए शराबबंदी की शपथ, बोले न पीऊंगा और न पीने दूंगा। तमिलनाडु में भारी बारिश से तबाही, मौसम विभाग ने 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। साउथ अफ्रीका से मुंबई आने वाले पैसेंजर क्वारंटाइन होंगे, गुजरात में RT-PCR जरूरी। संजय सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, आप सांसद बोले कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं लेकिन मैं आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। दुनिया भर में हाहाकार मचा चुके कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी पूरी तरह से थमा नहीं है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट यानी स्वरूप मिला है। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया भर के विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इसी के साथ कोरोना के इस नए वेरिएंट को नाम भी दे दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सलाहकार समिति ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है, जो एक ग्रीक शब्द है। इसके साथ ही WHO ने नए कोरोना वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक वेरिएंट करार दिया। बता दें कि इससे पहले आए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को भी WHO ने बेहद तेजी से फैलने वाले चिंताजनक वेरिएंट की कैटेगरी में रखा गया था। इस वायरस ने भी दुनिया भर में लाखों लोगों को बीमार किया था और तमाम लोगों की जान भी ली थी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहले वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता था और तेजी से ही लोगों को बीमार बनाता था। ऐसा ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है, पराली जलाना अब दंडनीय अपराध नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने ये मांग को भी मान लिया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर अपने अपने घर वापस लौट जाएं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और एनसीपी नेता नवाब मलिक मामले में नया मोड़ आ गया है। अब नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। नवाब मलिक ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए बयान में कहा, उन्हें भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरह झूठे मामले में फंसाया जा सकता है।
एनसीपी नेता का ये बयान तब सामने आया है जब एक दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 लोगों की फोटो पोस्ट की थी। नवाब मलिक ने ट्वीट में लिखा था, उनके घर व स्कूल की रेकी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ये दोनों शख्स एक गाड़ी में सवार होकर उनके घर की रेकी कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि अगर किसी को मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो मैं सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूं। राम मनोहर लोहिया समेत दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में शनिवार को ओपीडी बंद है, क्योंकि इन अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नेट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करने में बार बार हो रही देरी के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। इस कड़ी में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने नेट पीजी काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि पहले पीजी का पहला बैच मई जून तक आ जाता था, आज हमने ओपीडी सेवाओं को रोका है। मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस प्रदर्शन को आगे लेकर जाएंगे। बता दें कि मेडिकल स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी से रेजिडेंट डॉक्टर नाराज है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 27 नवंबर से देश भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में हड़ताल करने की घोषणा भी कर दी है। इस वजह से रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी व वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी सेवा व अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में 450 रुपए करोड़ की लागत से 65.61 एकड़ में बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम योगी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश हित में तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। 2017 से पहले यूपी में किसानों के हाल बेहाल थे। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, चीन, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश कोरोना से बेहाल हो गए हैं, लेकिन भारत के लोगों की आस्था के आगे कोरोना परास्त हो गया। सीएम योगी ने यह भी कहा, हमारे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकार राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले लोगों के मुकदमों को वापस लेती थी। बीजेपी की सरकार ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद राजद नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार उपचुनाव के बाद सेहत संबंधी कारणों से लालू यादव पटना से दिल्ली लौट आए थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व वो चारा घोटाला केस में अदालत में हाजिर होने के लिए पटना गए थे। 23 नवंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सशरीर प्रवेश होने का आदेश जारी किया था और इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना गए हुए थे। बता दें कि बिहार उपचुनाव से पहले 24 अक्टूबर को लालू प्रसाद तकरीबन 3 साल के अंतराल के बाद पटना पहुंचे थे। वकील सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया, सीबीआई को विशेष अदालत ने निर्देश दिया है कि अगर आपके पास कोई गवाह है तो 30 तारीख को पेश कीजिए। हालांकि ये निर्देश नहीं दिया गया है कि लालू यादव को सशरीर पेश होना है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है। बिहार में एक बार फिर नशा मुक्ति दिवस के मौके पर शराबबंदी के नाम पर सभी सरकारी विभागों के प्रधान व कर्मियों सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली। वहीं शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने के लिए 26 नवंबर को राज्य भर के सभी सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एसके सिंघल ने सभी पुलिस कर्मियों को राज्य में शराबबंदी लागू करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा। दरअसल इससे पहले भी नशा मुक्ति दिवस के मौके पर साल 2016 में शराबबंदी का पालन करने के लिए सरकारी कर्मचारी, विधायकों और पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई थी। अब एक बार फिर इसी मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को ये
शपथ दिलाई। प्रदेश के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों ने शराबबंदी की सख्ती से पालन करने और कराने को लेकर शपथ ली। तमिलनाडु के 5 जिलों में गुरुवार को भारी बारिश के बाद राज्य के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ और जलभराव के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी। रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, पुडुकोट्टई और नागपट्टिनम जिले गंभीर बारिश का सामना कर रहे हैं और सड़कें और रेल मार्ग पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई रिहायशी इलाके और बस्तियां पानी में डूबी हैं। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गुरुवार को थूथुकुडी में शाम तक 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई और शुक्रवार की सुबह जिले में भारी बारिश जारी है। थूथुकुडी में खराब दृश्यता और खराब मौसम के कारण तिरुचि हवाई अड्डे के लिए उड़ानें पूर्व निर्देशित की गई। ट्रैक के पानी में डूब जाने से ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई है। नागपट्टिनम जिलों सहित कई दक्षिणी राज्यों में नदियां और नाले उफान पर है। बिजली और गरज के साथ भारी बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार भारी से बहुत भारी बारिश सोमवार तक जारी रहेगी। हालांकि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कम दबाव वाले क्षेत्र में केंद्रित होने की संभावना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के चलते ये फैसला लिया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को इन एहतियाती कदमों की जानकारी दी। वहीं गुजरात सरकार ने दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों से राज्य में आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। इनमें यूरोप, ब्रिटेन, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और हांगकांग शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और यूपी के पार्टी प्रभारी संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। धमकी देने वाले नंबर को भी साझा किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK डाकुर के आदेश पर गोमती नगर पुलिस ने रिपोर्ट कर नंबर के आधार पर आरोपी की तलाशी शुरू कर दी है। आम आदमी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, मुझे फिर गोली मारने की धमकी मिली है। शायद कुछ लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन कायर गुंडों को बताना चाहता हूं कि जुर्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। यूपी पुलिस इस नंबर का संज्ञान ले। इस नंबर से कॉल आई थी। मेरे सहयोगी अजित पर कॉल डाइवर्ट था। उन्होंने बताया कि अपना मोबाइल नंबर अपने साथी अजीत त्यागी के नंबर पर डाइवर्ट रखते हैं। उसी नंबर पर 24 नवंबर की रात को फोन आया और फोन उठाते ही गोली मारकर जान लेने की धमकी दी गई। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।